हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो होप कि तुम सब ठीक होगे। जैसे कि अभी कोविड चल रहा है तो उम्मीद है कि तुम सारे अपने अपने घरों में ठीक ही होगे। और जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हमने क्या कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन, ठीक है। और जो भी मैंने आपको उसमें करवाया था, प्लीज़ पहले तो उसको ध्यान से सुनिए। और फिर ये लास्ट ईयर के मास्टर कैडर के मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो उस टॉपिक से स्पेसिफिकली आए हुए थे, ठीक है। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर दोगे, कमेंट सेक्शन में इनका आंसर बताना है, ठीक है। और इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे आज वाला पार्ट। इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर इसमें से कोई भी डाउट हुआ, क्वेश्चन नहीं समझ आया, या कल वाला कोई भी टॉपिक ऐसा लग रहा है कि नहीं आया समझ, तो आप पूछ सकते हो उसमें से। कल हमने किया था कि डाइजेशन में एक तो एलिमेंट्री कैनाल थी और एक थे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल का हमने कल वाली वीडियो में सारा रिकॉर्ड कर लिया था और आज हम करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। तो हमारे पास 5 टाइप्स के होते हैं ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सबसे पहले सैलिवरी ग्लैंड, देन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, पैनक्रियास, फिर लीवर, फिर आते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ठीक है। तो देखो, सैलिवरी ग्लैंड्स हमें जो हमारे माउथ में सलाइवा सिक्रीट करते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स के इसके आगे पार्ट्स हैं सैलिवरी ग्लैंड्स के। एक तो होते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स, एक होते हैं सब मैंडिबुलर, और थर्ड है सब लिंगुअल। पैरोटिड ग्लैंड्स तो हमारे यहाँ पे होते हैं बिलो द पिना, ठीक है, मतलब कान के नीचे दोनों साइड पे हमारे पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं। फंक्शन क्या है इन तीनों का? सैलिवरी ग्लैंड के अंडर आते हैं तो सलाइवा सिक्रीट करते हैं, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं बिलो द ईयर, और ये सलाइवा सिक्रीट करते हैं। और कौन सी डक्ट होती है जो सलाइवा लेके आती है सैलिवरी ग्लैंड की, मतलब माउथ में ये सलाइवा किसके थ्रू इजेक्ट करते हैं? इसकी डक्ट होती है स्टेनसन्स डक्ट, स्टेनसन्स डक्ट, ठीक है। सब मैंडिबुलर होते हैं लोअर जॉ के नीचे, यहाँ पे सब मैंडिबुलर। और इनकी कौन सी डक्ट होती है? वॉटसन डक्ट। वॉटसन डक्ट के थ्रू जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं ये सलाइवा सिक्रीट करते हैं। उसके बाद सब लिंगुअल। लिंगुअल का मतलब होता है टंग, सब का मतलब होता है नीचे। तो टंग के नीचे यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें सब लिंगुअल ग्लैंड मिलते हैं। और इनकी कौन सी डक्ट होती है? रेवाइनस डक्ट। तो ये सारा डक्ट से भी पूछ सकते हैं कि कौन सी डक्ट किसके, मतलब कौन से ग्लैंड से कौन सी डक्ट सलाइवा लेके आती है, सिक्रीट सलाइवा। और अगर पीएच पूछे, पीएच कितनी है सलाइवा की? 6.8, ठीक है। और इसमें एंजाइम होता है, इसमें एंजाइम है लाइजोजाइम। और क्या होते हैं सलाइवा में? एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं। लाइजोजाइम होते हैं फूड को ब्रेक डाउन करवाने के लिए, एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। और एक एंजाइम होता है सैलिवरी अमाइलेज। सैलिवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट, जितनी भी शुगर वाला मटेरियल होता है उनको वो करवाते हैं, डिजोल्व करवाते हैं, उनकी डाइजेशन करवाते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, सैलिवरी अमाइलेज के बारे में, ठीक है। तो ये इतना पार्ट था आपका सैलिवरी ग्लैंड्स का।
इससे हमें क्या पता लगा कि 3 ग्लैंड्स हैं जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं। पैरोटिड इधर होते हैं बिलो द ईयर, सब मैंडिबुलर बिलो द लोअर जॉ एंड सबलिंगुअल टंग के नीचे होते हैं। तीनों का काम क्या होता है? सलाइवा सिक्रीट करना। पीएच इतनी होती है सलाइवा की और इसमें सेलिवरी एमाइलेज और एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड में आगे ये स्टमक में होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये भी आगे 3 टाइप्स के होते हैं। इससे एक तो पेप्टिक सेल्स, ठीक है, एक होते हैं ऑक्सिंटिक सेल्स एंड द लास्ट वन इसमें होते हैं म्यूकस गॉबलेट सेल्स। ठीक है, एक होते हैं गॉबलेट सेल्स। अब देखो, जो तो इसमें पेप्टिक सेल्स हैं वो क्या करते हैं? पेप्टिक सेल्स इसमें जाइमोजेंस सिक्रीट करवाते हैं। जाइमोजेंस क्या होते हैं? जो इनएक्टिव एंजाइम होते हैं। ठीक है, इनएक्टिव एंजाइम कि ये इनएक्टिव स्टेट में पड़े हुए हैं, अगर इन्होंने फंक्शन करना है तो पहले इनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा। और एक्टिव फॉर्म में ये कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे देखो जाइमोजन है कोई, इसमें मैं दे रही हूँ पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन ये एक एंजाइम है, ठीक है, जो कि स्टमक में है। और जाइमोजन मैं इसको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी ये एक्टिव नहीं है, एंजाइम पड़ा हुआ है पर एक्टिव नहीं है, फंक्शन नहीं करेगा। फंक्शन करने के लिए इसको किस में कन्वर्ट करना होगा? पेप्सिन में। ठीक है, जो कि इसकी एक्टिव स्टेट है। पर ये एक्टिव स्टेट में इसको होने के लिए एक फैक्टर चाहिए, HCl नाम का एसिड कह सकते हो इसको, HCl चाहिए एक्टिव होने के लिए। तो HCl कौन सिक्रीट करते हैं? ऑक्सिंटिक सेल्स। ठीक है, तो ऑक्सिंटिक सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? HCl इन द स्टमक। और पेप्टिक सेल्स होते हैं जो एक्टिव होके आगे डाइजेशन करवाएंगे। तो उसके बाद एक गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स की बात करें तो ये इनको म्यूकस सेल्स भी बोल सकते हो। म्यूकस सेल्स नाम से पता लग रहा होगा कि ये म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। म्यूकस की हेल्प से जो फूड है वो इजीली मतलब डाइजेस्ट होता है, आगे आगे पास करता है इंटेस्टाइन में। और तो म्यूकस ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है कि जैसे हम ऑयल देके ग्रीस का काम करते हैं ना, ऑयल अगर कोई चेन वगैरह साइकिल की खराब हो जाए तो हम ऑयल देते हैं, उसी तरह के म्यूकस का भी काम है, ल्यूब्रिकेट का काम करता है। ठीक है, उस चीज़ को ईजिली पास करने में हेल्प करता है। अब इसके भी 3 पार्ट्स हो गए, पेप्टिक, ऑक्सिंटिक और गॉबलेट सेल्स। नेक्स्ट हम करते हैं पैनक्रियाज ग्लैंड। जो कल एलिमेंट्री के नाल में हमने किया था ड्यूडेनम, जो कि एक उसका स्मॉल इंटेस्टाइन का ही फर्स्ट पार्ट था ड्यूडेनम। ठीक है, इसके बारे में हमने कल किया था वीडियो में। तो जैसे ही ड्यूडेनम जाती है तो इसमें ना एक लीफ लाइक ऐसे कुछ नजर आता है हमें। ये क्या होता है? पैनक्रियाज ग्लैंड है ये, पैनक्रियाज ग्लैंड। ठीक है, तो इसके जो बाहर है इस पार्ट को हम बोलते हैं एक्सोक्राइन पार्ट। एक्सो मतलब बाहर, और जो इसके अंदर वाली साइड है इसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन पार्ट। मेजर पार्ट तो पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन ही है, मतलब ये 99% पार्ट तो पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन से ही बन रहा है, एंडोक्राइन तो 1% ही है। ठीक है, पर जो एक्सोक्राइन है, अब ध्यान से देखो, जो एक्सोक्राइन पार्ट है ना इसमें ऐसे लोब्यूल्स बने होते हैं एक्सोक्राइन पार्ट में। ठीक है, तो ये लोब्यूल्स को हम एकाइनी भी बोल सकते हैं, एकाइनी। और जो ये लोब्यूल्स होते हैं ये एक लिक्विड सिक्रीट करते हैं, लिक्विड, जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस
लिक्विड सिक्रेटेड बाय द अकाइनी ऑफ पैनक्रियास ग्लैंड, ठीक है, तो वो लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस जो होता है इसमें आगे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग, जैसे हाइड्रोलाइज, लाइपेज, मतलब फैट्स के लिए, प्रोटीन्स के लिए, या फिर शुगर्स के लिए, सब चीज़ों की डाइजेशन के लिए पैनक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स होते हैं। और जो वो एंजाइम होते हैं वो पैनक्रियास किस में, जूस के थ्रू किस में डाल देता है, ड्यूडिनम में, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, ड्यूडिनम में, ठीक है। और कौन सी डक्ट है, हमेशा जो भी बॉडी में सिक्रीशंस होती हैं वो कोई ना कोई डक्ट लेके आती होती है, तो पैनक्रियाटिक जूस को कौन सी डक्ट लेके आएगी ड्यूडिनम में डालने के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। एक बार दोबारा से सुन लो, पैनक्रियाज एक ग्लैंड है जो कि ड्यूडिनम एस शेप उसके बीच में आ रहा है, और इसके दो पार्ट्स हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, ठीक है। एक्सोक्राइन जो पार्ट है वो 99% होता है, एंडोक्राइन 1% है। एक्सोक्राइन में आगे लोब्यूल्स हैं जिनको हम अकाइनी बोलते हैं, और वो एक लिक्विड इजेक्ट करते हैं या सिक्रीट करते हैं जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। और वो जो जूस है पैनक्रियाटिक, वो आगे ड्यूडिनम में कौन लेके आएगा, डक्ट लेके आएगी, जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। ये तो था एक्सोक्राइन पार्ट का भी। और एंडोक्राइन में क्या होता है, जैसे ये पैनक्रियास के एंडोक्राइन की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे ना अलग अलग सेल्स पड़े हैं एंडोक्राइन। इन सेल्स, इन जो ग्रुप है ये सेल्स का, इसको हम क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लेना, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। जो इसके अंदर सेल्स होते हैं, एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज, इसके अंदर जो हमें सेल्स मिलते हैं उन सेल्स को हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। और जो ये सेल्स हैं ये आगे टू पार्ट्स में होते हैं, अल्फा सेल्स होते हैं और एक होते हैं बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स, ठीक है। जो अल्फा सेल्स हैं वो ग्लूकागन सिक्रीट करते हैं, और जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, इंसुलिन, ठीक है। ये हम एंडोक्राइन सिस्टम करेंगे, उसमें इन हार्मोन्स की वहाँ पे बात होएगी, बस तुम अभी इतना ही समझ लो। अल्फा सेल्स ग्लूकागन सिक्रीट करते हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। ग्लूकागन का इस काम क्या होता है, ये बॉडी में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करवाते हैं, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करवाने में हेल्प करते हैं, जबकि जो बीटा सेल्स हैं ये ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करवाते हैं। तो ये उल्टा काम कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट है, एक ग्लूकोज को इंक्रीज कर रहा है, एक ग्लूकोज को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों अपोजिट कर रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्टिक हॉर्मोन्स, एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक का मतलब है कि अपोजिट, जो एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पैनक्रियाज था आपका। इस पैनक्रियाज में और इतना कुछ भी नहीं है, बस यही है कि एक्सोक्राइन में मेजर पार्ट कौन सा बना रहा है, दोनों में से एक्सोक्राइन, और पैनक्रियाटिक जूस एंडोक्राइन से होता है कि एक्सोक्राइन, तो वो एक्सोक्राइन से, ठीक है। और एंडोक्राइन में टू टाइप्स के सेल्स आते हैं जिनको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ। नेक्स्ट है लीवर, फोर्थ ग्लैंड है लीवर। और ये भी पूछ सकते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, तो लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी में लीवर होता है, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर है, और इसका वेट अगर हम देखें तो 1.2 to 1.5 kg तक इसका वेट होता है लीवर का। तो अब देखो, लीवर ऐसे दो लोब्यूल से बना होता है, ठीक है। लोब्स होते हैं इसके, ये लेफ्ट लोब और ये इधर है राइट लोब, लेफ्ट लोब राइट लोब। और ये दोनों लोब्स आपस में अटैच्ड होते हैं फैल्कीफॉर्म लिगामेंट के थ्रू। फैल्कीफॉर्म लिगामेंट होते हैं इन दोनों के बीच, जो लेफ्ट एंड राइट लोब लिगामेंट्स को अटैच करवाने में हेल्प करता है। उसके बाद
जो लेफ्ट लोब है, जो लीवर का लेफ्ट लोब है, इसके नीचे ऐसे एक ऑर्गन लगा होता है, सुना ही होएगा तुमने, गॉल ब्लैडर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। अगर तुम्हें नहीं नजर आ रहा तो मैं यहां पे लिख देती हूं गॉल ब्लैडर। अब देखो गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है। लीवर हमारा, जैसे पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस बन रहा था, तो लीवर से बाइल जूस बनता है, ठीक है। क्या बनता है, बाइल जूस। बाइल जूस लीवर ने तो उसको बना दिया, और उसको स्टोर कौन करेगा, गॉल ब्लैडर, ठीक है। जो बाइल जूस बनता जाता है वो स्टोर कहाँ पे होता जाता है, गॉल ब्लैडर में। जबकि ज़रूरत पड़े तो गॉल ब्लैडर से हम बाइल जूस को मतलब यूज़ कर सकते हैं। क्या फंक्शन है, क्यों यूज़ करने की ज़रूरत है गॉल ब्लैडर में इसको, बाइल जूस को, क्योंकि जो हमारी बॉडी में फैट्स होती हैं, इनको इरेज कर रही हूँ, इसके बाद इंटेस्टाइनल ग्लैंड के बारे में करेंगे, ठीक है। प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से समझो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होएगा ये। देखो क्यों हमें जरूरत है बाइल जूस की। बाइल जूस के पास एक एंजाइम है लाइपेज। ज्यादातर जिनके पीछे एज होता है ना, वो एंजाइम के ही नेम होते हैं। तो इसमें एक एंजाइम होता है लाइपेज। हमारी बॉडी में फैट्स को डाइजेस्ट करवाना बहुत मुश्किल है। अगर लाइपेज नाम का एंजाइम नहीं होएगा तो फैट्स डाइजेस्ट नहीं होएंगी। तो फैट्स को डाइजेस्ट करवाने के लिए लाइपेज एंजाइम ही है, जो कि मेनली लीवर से आता है, बाइल जूस के थ्रू आता है वो, ठीक है। तो फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने के लिए हमें लाइपेज नाम का एंजाइम चाहिए होता है, जो कि बाइल जूस के थ्रू आता है, ठीक है। तो जो ये एंजाइम है, जो ये फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में हम कन्वर्ट करवा रहे हैं, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। तो अगर ये भी क्वेश्चन आए कि एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेनली लीवर। लीवर में लाइपेज एंजाइम। एक तो ये हो गया। अब एक चीज और समझो, जैसे ये मैंने बताया कि अभी 2 लोब्स हैं लीवर के, ठीक है। ये 2 लोब्स हैं और इनके ये मैं अलग अलग मार्कर यूज कर रही हूं ताकि तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ये गॉल ब्लैडर बनाया है मैंने रेड से, और ये मैं पैनक्रियास बना रही हूं ग्रीन से, ठीक है। और अभी मैंने ब्लैक कलर से बनाई है ड्यूडेनम। ये मैंने ड्यूडेनम बनाई ब्लैक कलर से, और ये ग्रीन वाला पैनक्रियास है। और ये ब्लू कलर वाले दोनों लीवर के लोब्स हैं, लीवर है, ठीक है। और ये रेड कलर से गॉल ब्लैडर है। प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से समझना। अब देखो क्या होता है। सबसे पहले जैसे ही लीवर से डक्ट आई, लीवर से डक्ट्स आती हैं ऐसे, ये भी बाइल जूस लेके आ रही हैं लीवर से। जो लेफ्ट लोब से आ रही है उसको मैं बोलूंगी लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। अब हिपैटिक का मतलब होता है लीवर, ठीक है। जो लेफ्ट वाले से आएगी लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट लीवर वाली डक्ट, और जो राइट लोब से आएगी उसको हम बोलते हैं राइट हिपैटिक डक्ट। समझ आ गया। पहले तो ये अलग अलग थी तो मैंने लेफ्ट राइट यूज किया। अब तुम देख रहे होगे यहाँ पे आके ये दोनों एक बन गई है ना। पहले ये दोनों अलग अलग थी, यहाँ पे आके ये दोनों एक ही डक्ट बन गई।
तो मैं अब इसको क्या प्रोनाउंस कर सकती हूँ, कॉमन हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट। पहले लेफ्ट राइट थी, अब कॉमन होगी, ठीक है। उसके बाद देखो अभी जो गॉल ब्लैडर से डक्ट आ रही है ना, ये गॉल ब्लैडर से आ रही है डक्ट, गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आती है वो होती है सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, ठीक है। अभी क्या किया, अभी यहाँ पे आके ये दोनों कंबाइन होगी, अभी यहाँ पे आके ये दोनों कंबाइन होगी, एक कॉमन डक्ट बना दी। तो अभी दोनों के पास ही बाइल था, तो अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, बाइल डक्ट, बाइल डक्ट। देखो पहले तो लीवर से दोनों अलग अलग डक्ट्स आ रही थी, लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी, सॉरी आर्टरी नहीं डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, राइट हिपैटिक डक्ट। फिर जब पहले तो ये दोनों मिली जिसको हमने बोला कॉमन हिपैटिक डक्ट, उसके बाद जो सिस्टिक डक्ट आ रही थी गॉल ब्लैडर से वो भी मिल गई, ठीक है। तो अब बाइल है दोनों के पास, तो हम इसको बोलेंगे बाइल डक्ट। उसके बाद देखो क्या होता है, उसके बाद पैनक्रियाज, पैनक्रियाज जो होता है वो भी हमने पीछे डिस्कस किया था कि पैनक्रियाज से भी डक्ट आती है जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। तो अभी ये दोनों क्या करेंगी, बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट, ये दोनों इसमें ओपन हो जाएंगी, ठीक है। तो अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, हिपैटिक हम लीवर के लिए यूज कर रहे थे, पैनक्रियाटिक पैनक्रियाज के लिए। तो अब मैं इस डक्ट को बोलूंगी हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। और इसके यहाँ पे भी कल भी मैंने बताया था ना, स्टमक में स्फिंक्टर होता है, तो इसमें भी यहाँ पे स्फिंक्टर लगा होता है। जब तक वो स्फिंक्टर ओपन नहीं होएगा तब तक जो इनकी सिक्रीशंस होती हैं वो ड्यूडिनम में नहीं जा सकती। जब स्फिंक्टर ओपन हो गया तो ये जो अपना लिक्विड है वो इसमें डाल सकते हैं ड्यूडिनम में। तो उस स्फिंक्टर को क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई। ये भी पूछ सकते हैं कि हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट और ड्यूडिनम का जो जंक्शन है वहां पे कौन सा स्फिंक्टर लगा होता है, वहां पे स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई लगा होता है, ठीक है। तो जब ये इन्होंने अपना जो था, क्या बोल सकती हूँ मैं इसको, जूस था, हाँ जो इनका जूस था, अब इन्होंने ड्यूडिनम में डाल दिया, ड्यूडिनम आगे जेजुनम के पास जाएगा। लास्ट वीडियो देखना, उसमें तुम्हें सारा समझ आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन का कैसे कैसे स्ट्रक्चर था। अब ये प्रोटीन डाइजेशन के लिए एंजाइम लेके आ रहा है अपने जूस में, ये फैट डाइजेशन के लिए अपने एंजाइम लेके आ रहा है जूस में, तो सारा कुछ हो कहाँ पे रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हम बोल सकते हैं ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन मेजर साइट ऑब्जर्प्शन की, क्योंकि सारी चीज़ें तो उसके पास ही आ रही हैं, फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सारे एंजाइम उसके पास आ रहे हैं। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन एक मेजर साइट है ऑब्जर्प्शन के लिए, सारी चीज़ों की ऑब्जर्प्शन वहाँ पे ही होती है। देख लेना, वैसे तुम्हें आ ही जाएगा समझ, अलग अलग कलर्स हैं, कॉपी पे डायग्राम बनाना, नोट्स जहाँ पे भी तुम अपने तैयार करोगे नोट्स में अलग अलग, प्लीज़ अलग अलग कलर्स में यूज़ करना ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए। एक कलर से करोगे तो कुछ नहीं समझ आना इसमें से। उसके बाद है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, लीवर कंप्लीट हो गया, लास्ट है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मिलते हैं, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड। सबसे पहले जो ड्यूडिनम है, ड्यूडिनम फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके पास ब्रूनर नाम का ग्लैंड है, ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है। और एक अगर हम थोड़ा नीचे आए स्मॉल इंटेस्टाइन में तो हमें कौन से ग्लैंड्स मिलते हैं, क्रिप्स ऑफ लाइबरक्वेहिन, लाइबरक्वेहिन, ठीक है। ये दोनों नाम के जो ग्लैंड्स हैं वो हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं, म्यूकस ही सिक्रीट करवाते हैं ताकि जो फूड है वो इजीली आगे आगे पास हो सके और इंटेस्टाइन में डाइजेशन उसकी हो सके, ठीक है। तो लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है क्रिप्स ऑफ
लाइबरक्विन जो होते हैं इनके पास 4 टाइप्स के सेल्स होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं पैनिथ सेल्स, एक होते हैं आर्जेंटेफिन सेल्स। अगर कोई स्पेलिंग का थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया तो तुम समझ लेना, ठीक है। पैनिथ सेल्स, आर्जेंटेफिन सेल्स और एक होते हैं गॉबलेट सेल्स। हाँ, एक होते हैं गॉबलेट सेल्स और एक होते हैं एंजाइम सिक्रीटिंग सेल्स, एंजाइम सिक्रीटिंग सेल्स। जो पैनिथ सेल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं पैनिथ सेल में लाइसोजाइम सिक्रीट करते हैं, जो कि हमने सैलिवरी एमाइलेज में भी किया था। लाइसोजाइम जो भी एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह काम करते हैं कि अगर कोई बैक्टीरिया तो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, खत्म करते हैं। एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स भी इसमें मिलते हैं। उसके बाद है आर्जेंटेफिन सेल्स। आर्जेंटेफिन सेल्स एक सिक्रीटिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट हार्मोन सिक्रीटिन। इसका बस तुम सीधा नाम ही लिख लो कि किससे कौन सा हार्मोन्स निकलते हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं क्वेश्चन आएगा, सिक्रीटिन। और गॉबलेट सेल्स म्यूकस सिक्रीट करते हैं, म्यूकस, ठीक है। और लास्ट बचा एंजाइम सिक्रीटिंग सेल्स। ये इंटेस्टाइन के ग्लैंड्स हैं, तो ये इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइन का भी जूस होता है, जैसे पैनक्रियाज और लीवर का था, ऐसे ही इसके पास भी इंटेस्टाइनल जूस होता है जिसमें पैनक्रियाज फैट्स के लिए एंजाइम होते हैं। मतलब ओवरऑल हम यही कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन ही है जहाँ पे सारी चीज़ों की ऑब्जर्प्शन होती है, ठीक है। तो ये थे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ब्रूनर और क्रिप्स ऑफ लाइबरक्विन, जिसके पास आगे हमने 4 सेल्स की डिस्कस की, पैनिथ, आर्जेंटेफिन, गॉबलेट और एंजाइम सिक्रीटिंग सेल्स। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब आपका एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स के बारे में कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब जो मैं लिखूंगी एंजाइम्स, तुम बस एक बार लिख लेना, फिर उसके बाद मैं सारे समझा दूंगी। इसमें हम वो एंजाइम की बात करेंगे जो कार्बोहाइड्रेट, शुगर्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, ऐसी चीज़ों को एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करते हैं एंजाइम, ठीक है। सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन आया कि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होती है, कौन सी फर्स्ट साइट है जहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होती है, तो माउथ, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स की जो डाइजेशन है वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है। हमारे कौन सी, देखो ग्लूकोज फ्रक्टोज तो सिंपल शुगर है, जैसे ग्लूकोज तो एक यूनिट ही है शुगर की, अगर ऐसे काफ़ी में ग्लूकोज यूनिट जो मैंने कल बताया था डाइजेशन, मतलब ये कॉम्प्लेक्स यूनिट्स होती हैं, इनको बॉडी को डाइजेस्ट करवाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो थोड़ा जो मतलब काफ़ी ग्लूकोज यूनिट्स मिला के बन गया स्टार्च, तो जो स्टार्च की डाइजेशन है वैसे तो इंटेस्टाइन में तो होएगी और थोड़ी सी इसकी माउथ में भी स्टार्ट हो जाती है। तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले इन माउथ में ही स्टार्ट हो जाएगी। 30% स्टार्च जो हमारा है वो कहाँ पे हाइड्रोलाइज हो जाएगा, माउथ में ही हो जाएगा। देखो स्टार्च, सैलिवरी, जो एंजाइम के नेम है वो मैं रेड वाले कलर से लिखूंगी, ठीक है। सैलिवरी, रेड थोड़ा लाइट है तो सैलिवरी एमाइलेज, जहां पे भी तुम्हें एमाइलेज दिख गया इसका मतलब वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करवाएगा, ठीक है। एमाइलेज का मतलब होता है वो एंजाइम जो स्टार्च को डाइजेस्ट करवाएगा। सिंपल शुगर है, ये कॉम्प्लेक्स थी, इस एंजाइम ने एक्ट किया
तो जो कॉम्प्लेक्स शुगर थी वो अब सिंपल में ब्रेक डाउन होगी। माल्टोस, आइसोमाल्टोस और अल्फा डेक्सट्रिन्स, ये 3 शुगर में इनको ब्रेक डाउन करवा देगा, ठीक है, सैलिवरी अमाइलेज। एंजाइम चीज़ ही ऐसी है कि वो थोड़ी सी क्वांटिटी में भी काफ़ी अपना इफेक्ट शो कर देते हैं। इसके बाद जो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको तुम ऐसा ही लिखना, इसमें कोई चेंज नहीं करना, ठीक है, अपने आप से। उसके बाद माउथ के बाद देखो जो कार्बोहाइड्रेट है वो कहाँ पे होंगे, वो सेकंड में स्टार्च, सॉरी पहले माउथ में था तो अब पैनक्रियाज में, पैनक्रियाज, इसमें भी स्टार्च सेम, माल्टोस, आइसोमाल्टोस प्लस अल्फा डेक्सट्रिन्स। पर यहाँ पे एंजाइम कौन सा हो जाएगा, पैनक्रियाटिक एमाइलेज भी बोल सकते हो, एमाइलोप्सिन भी बोल सकते हो, यहाँ पे पैनक्रियाटिक एमाइलेज या फिर एमाइलोप्सिन, ठीक है। तो ये तो हो गया पहले माउथ में, फिर पैनक्रियाज में। अब उसके बाद इंटेस्टाइनल जूस बताया था मैंने, इंटेस्टाइनल जूस में भी ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो शुगर्स को ऑब्जर्व करवाते हैं इन इंटेस्टाइनल जूस। कौन से एंजाइम्स होते हैं इंटेस्टाइनल, पहले तो माल्टोस, एक मिनट, आइसोमाल्टोस, सुक्रोज, लैक्टोस, डेक्सट्रिन्स, ये सारी शुगर्स होती हैं जिनको ऑब्जर्व करवाने के लिए, डाइजेस्ट करवाने के लिए एंजाइम आते हैं। देखो माल्टोस था तो इसके लिए एंजाइम होएगा माल्टेस, पीछे एज लग जाएगा। आइसोमाल्टेस के लिए, माल्टोस को लिए सॉरी आइसोमाल्टोस के लिए होएगा आइसोमाल्टेस, ठीक है। सुक्रोज, सुक्रेज, लैक्टोस, लैक्टेस, अल्फा डेक्सट्रिन्स के लिए डेक्सट्रीनेस। अब तुम्हें इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि जो भी एंजाइम होता है उसके पीछे एज लगता है। जब आके एंजाइम अपना एक्ट करेगा तो माल्टोस जो कॉम्प्लेक्स शुगर थी, 2 शुगर से मन के मिली हुई थी, तो वो एक एक शुगर में ब्रेक डाउन हो जाएगी ताकि डाइजेस्ट हो सके। तो माल्टोस कौन सी 2 सिंपल शुगर्स में ब्रेक डाउन होएगी, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज की ही 2 अलग अलग यूनिट्स में, जैसे पहले माल्टोस थी ऐसे बनी हुई थी 2 ग्लूकोज से, ठीक है। अब एंजाइम आया तो इसने यहाँ से इसको तोड़ दिया, तो ये अलग अलग होगी शुगर। अब ये इजीली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ऐसी आइसोमाल्टोस भी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, सिंपल शुगर्स इनको मिला के बनी हुई थी ये। सुक्रोज ग्लूकोज प्लस, इसमें साथ में ग्लूकोज ही नहीं होती, फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। लैक्टोज होती है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। और जो अल्फा डेक्सट्रिन्स है ये ग्लूकोज की ही आपस में काफ़ी यूनिट्स को मैच करेंगे तो डेक्सट्रिन्स शुगर बन जाएगी। ये तुम ऐसा ही लिख लेना, ठीक है। और इनमें से पूछते ही हैं एंजाइम की, कौन सा एंजाइम किस पे एक्ट करता है। तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन इतनी थी, 30% यहाँ पे हो जाती है और 70% फिर इंटेस्टाइन में जाके होगी, माउथ, इन पैनक्रियास और इन इंटेस्टाइनल जूस। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड पे हम करेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स की, प्रोटीन्स की डाइजेशन बॉडी में कैसे होगी। डाइजेशन, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया, ठीक है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की डाइजेशन सबसे पहले स्टमक में होती है। इन स्टमक
स्टमक में ये ध्यान से समझो, पेप्सिनोजन जो कि एक जाइमोजन है, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में है। पेप्सिनोजन प्रोटीन की डाइजेशन तभी करवा सकेगा अगर हम पहले इसको एक्टिव करेंगे, ठीक है। तो इसको एक्टिव होके ये किस में कन्वर्ट हो गया, पेप्सिन में, ठीक है। तो इसको एक्टिव करवाया किसने, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया पेप्सिन। पेप्सिन ने आगे क्या करवाया, जो प्रोटीन्स थे, जो प्रोटीन्स हैं वो भी कॉम्प्लेक्स हैं, उनको भी सिंपल यूनिट्स में तोड़ना पड़ेगा डाइजेशन के लिए। तो प्रोटीन को किसने ब्रेक डाउन किया सिंपल फॉर्म में, पेप्सिन नाम ने। और पेप्सिन को एक्टिव किसने किया, HCl ने। इनएक्टिव क्या फॉर्म थी पेप्सिन की, पेप्सिनोजन, ठीक है। अब ये एक्टिव हो गया तो अब ये प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करवा सकता है प्रोटियोसिस में और पेप्टॉन्स में, ठीक है। ये दोनों सिंपल फॉर्म्स हैं प्रोटीन की। तो पहले पहले पेप्सिनोजन को पेप्सिन में किया। ऐसे ही सेकंड केस हमारे पास आता है प्रोरेनिन। प्रोरेनिन किस में कन्वर्ट होएगा, एक्टिव फॉर्म, रेनिन में। इसको भी कौन करवाएगा, HCl, ठीक है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि एसिड का हमारे स्टमक में कोई फंक्शन नहीं है, HCl ही है जो इनडायरेक्टली प्रोटीन की डाइजेशन करवा रहा है। तो जब प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करवा दिया, जिस तरह इसने फिर इसको करवाया था, ऐसी रेनिन फिर कैजिन को पैराकैजिन में कन्वर्ट करवाएगा। ये भी पैराकैजिन में इसको कन्वर्ट करवा देगा, ये भी आगे प्रोटीन की डाइजेशन ही करवाएंगे। डिफरेंस क्या है इन दोनों में, इसमें पेप्सिन करवा रहा है, इसमें रेनिन करवा रहा है, कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। बस इतना ही है कि पेप्सिन नाम का जो प्रोटीन है वो एडल्ट्स में मिलता है और जो रेनिन नाम का प्रोटीन है, रेनिन नाम का जो एंजाइम है ये इन्फेंट्स में मिलता है, बच्चों में मिलता है, ठीक है। तो ये बच्चों, ये भी आ सकता है रेनिन, कौन सा ऐसा एंजाइम है जो इन्फेंट्स में पाया जाता है, तो रेनिन, ठीक है। रेनिन कैजिन को पैराकैजिन में करके फिर वो आगे प्रोटीन की डाइजेशन करवा देंगे। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर हम देखें तो प्रोटीन की डाइजेशन कैसे होती है, स्टमक में थी पहले, तो माउथ में इसकी कोई डाइजेशन नहीं है, माउथ में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की ही डाइजेशन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन की डाइजेशन सबसे पहले ट्रिप्सिनोजन, ये भी एक जाइमोजन है, ठीक है, ट्रिप्सिनोजन, ये किस में एक्टिव होएगा, ट्रिप्सिन में। इसको एक्टिव करवाने के लिए एंटेरोकाइनेज नाम का एक और एंजाइम है जो इसको एक्टिव करवाता है, एंटेरोकाइनेज। जब एंटेरोकाइनेज की वजह से ट्रिप्सिन एक्टिव हो गया तो उसने आगे दो इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव कर दिया। एक तो काइमोट्रिप्सिनोजन से काइमोट्रिप्सिन बना दिया, ठीक है, एक तो काइमोट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बना दिया, दूसरा प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइड से प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कन्वर्ट करवा के कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बना दिया, ठीक है। इन दोनों में करवा दिया। आगे ये भी क्या करेंगे, जब ये दोनों बन गए ट्रिप्सिन से प्रोटीन की डाइजेशन करवा देंगे प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में ब्रेक डाउन करवा के, ठीक है। तो ये था प्रोटीन की डाइजेशन के रिलेटेड। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होगी, प्रोटीन की डाइजेशन होगी। अब हम करते हैं फैट्स की। फैट्स की डाइजेशन देखो कैसे होगी। चार चीज़ों की डाइजेशन पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। थर्ड पे आ गए अब हम। फैट्स की डाइजेशन करवाने के लिए मैंने आपको लीवर में भी बताया था कि फैट होती है, बाइल उस पे आके एक्ट करता है, बाइल, ठीक है। फिर उसको किस में एमल्सिफाइड कर देता है फैट्स को। एमल्सिफाइड का मतलब
एमल्सिफाइड का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर्स इनटू सिंपल वंस, ठीक है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करवा देते हैं। तो बाइल आया, बाइल ने फैट को एमल्सिफाई करवा दिया, उसका ब्रेक डाउन करवा दिया। फिर उसके बाद पैनक्रियाटिक से आएगा लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, ये क्या करेगा, ये फैट्स को फैटी एसिड्स प्लस डाइग्लिसराइड, फैट्स में ग्लिसरॉल के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जब लाइपेज ने एक्ट कर दिया तो 2 ही रह गए, यहाँ पे 3 थे, अब लाइपेज आ गया, लाइपेज का मतलब लिपिड्स, फैट्स, लिपिड्स और फैट्स एक काइंड ऑफ एक ही बात है। तो जब इसने आके एक्ट किया तो यहाँ पे कितने रह गए, 2, जिसको हम बोलते हैं डाई मतलब 2, डाई ग्लिसराइड। फिर उसके बाद पैनक्रियाटिक लाइपेज ने दोबारा से एक्ट किया, पैनक्रियाटिक लाइपेज दोबारा से आया, फिर उसके बाद फैटी एसिड्स प्लस मोनोग्लिसराइड्स, फैटी एसिड्स को F.A शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखी है, तो मोनो, अब यहाँ पे एक ही यूनिट रहेगी, तो अब हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद फैट्स का इतना ही था। नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स के कैटेगरी में आते हैं जैसे डीएनए, आरएनए, जो हमारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। तो इसमें जो न्यूक्लिक एसिड्स को डाइजेस्ट करवाते हैं वो एंजाइम होते हैं न्यूक्लिएसिस। अब एसिस ही लगेगा सबके पीछे, तो देखो डीएनए को करवाने के लिए एंजाइम होता है डीएनएसिस, डीएनएसिस, सॉरी डीएनएसिस ना डीएनएस, डीएनएस कर लो इसको, डीएनएस, ठीक है। आरएनए को करवाने के लिए आता है आरएनएस, आरएनएस, और इसको ब्रेक डाउन करवा देते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स में, जो कि इसकी मोनोमेरिक यूनिट्स हैं, एक एक यूनिट है, ठीक है। उसके बाद आरएनए ब्रेक डाउन होके करते हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, इन एक एक यूनिट से मिला के डीएनए तैयार होता है, ठीक है। और उसके बाद है इंटेस्टाइनल जूस, ये था पैनक्रियाज में, पैनक्रियाटिक जूस लेके आता है इन दोनों एंजाइम्स को, और इंटेस्टाइन में भी आते हैं न्यूक्लिक एसिड्स को डाइजेस्ट करवाने के लिए एंजाइम्स, पैनक्रियाटिक जूस से आते हैं ये, तो इंटेस्टाइनल जूस से जो एंजाइम आते हैं इसको डाइजेस्ट करवाने के लिए वो होते हैं, दोनों ही न्यूक्लियोटाइड्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, न्यूक्लियोटाइड्स को इंटेस्टाइन से न्यूक्लियोटाइडेसिस, ठीक है, न्यूक्लियोटाइडेसिस। तो ये इसको किस में ब्रेक डाउन कर देंगे, न्यूक्लियोसाइड्स प्लस एक फॉस्फेट अलग रह जाएगा। न्यूक्लियोटाइड्स में तीन फॉस्फेट्स होते हैं, ठीक है, जब न्यूक्लियोटाइडेसिस आ जाएंगे तो वो एक फॉस्फेट को उनमें से अलग कर देंगे और न्यूक्लियोसाइड्स में 2 फॉस्फेट बच जाएंगे। उसके बाद न्यूक्लियोसाइडेसिस को भी आगे ब्रेक डाउन कर देते हैं, न्यूक्लियोसाइडेसिस, वहाँ पे टाइडेसिस था, यहाँ पे साइडेसिस आ गया। ये किस में कर देंगे, नाइट्रोजिनस बेस प्लस एक पेंटोस शुगर में, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपकी सारी समरी थी एंजाइम्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुम इसी फॉर्म में चार्ट बना के करोगे तो ईजी है, नहीं तो ये एंजाइम्स बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। तो हाँ जी, ये था आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और एंजाइम्स। एक बस थोड़ा सा और टॉपिक रह गया आपका, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। देखो सबसे पहले हमने किया था इंजेशन, ठीक है, जो कि इनटेक ऑफ फूड था। फिर हमने ये पूरा डाइजेशन किया कि कैसे कैसे इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुआ फूड। उसके बाद है ऑब्जर्प्शन। ऑब्जर्प्शन में मैंने तुम्हें क्या बताया था, जो स्मॉल इंटेस्टाइन ने फूड को डाइजेस्ट करवा दिया, अब वो फूड ब्लड या लिम्फ उसमें से ले जाएगा और किन को दे देगा, सेल्स को, ठीक है।
स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड था वो ब्लड या लिम्फ ले गया और सेल्स और टिश्यूज को इसने दे दिया, ठीक है। अब जब सेल्स या फिर जो टिश्यूज हैं उनको यूज करेंगे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, सेल्स ने है ना बनानी है एनर्जी, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जब सेल्स उसको यूज करेंगे तो इसको हम बोलते हैं असिमिलेशन, असिमिलेशन। यूजिंग ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी बाय द सेल्स, ठीक है। लास्ट था हमारा इजेशन, एक्सक्रीट आउट ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड बॉडी ने ऑब्जर्व नहीं किया उसका एक्सक्रीट आउट होना। तो अब थोड़े से डिसऑर्डर्स हैं, 3 या 4 डिसऑर्डर्स देख लो। डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा तो उससे हमें कौन सी डिसऑर्डर्स मतलब बीमारियां, ठीक है, डिजीज। सबसे पहले एक तो हो गया हाँ जॉन्डिस, जॉन्डिस का मतलब पीलिया, ठीक है, जिससे हमें बाइल पिगमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी में जो कि येलो कलर देते हैं। इससे हमारी आईज या फिर बॉडी थोड़ी येलोइश हो जाती है और जो यूरिन है वो भी येलो कलर का आएगा। तो इस डिजीज को हम बोलते हैं जॉन्डिस। और नेक्स्ट डिजीज है तुम्हारी वॉमिटिंग। वॉमिटिंग में तुम्हें पता ही है जब हमारी बॉडी कोई चीज़ को डाइजेस्ट करना बंद कर दे तो जो भी हमारा कंटेंट्स होते हैं, फूड कंटेंट्स होते हैं, वो माउथ के थ्रू बाहर निकलते हैं, ये होगी वॉमिटिंग। नेक्स्ट है डायरिया। डायरिया मतलब लूज मोशंस। इसमें भी हमारे जो फूड होता है वो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता और जो फिकल मैटर की लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है, लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है इसमें। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। इसमें जो भी कंटेंट होता है वो हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट आउट होना बंद हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन, और जो फूड है वो इंटेस्टाइन में ही रह जाता है, ठीक है, एनस के थ्रू बाहर नहीं निकलता। तो इससे हेडेक होता है, पेन होता है बॉडी में, है ना, पेन। ये तो तुम्हें वैसे पता ही होंगी सारी, हम नॉर्मल लाइफ में सुनते ही हैं इन डिजीज को, कोई एक्स्ट्रा तो है नहीं। एक है इंडाइजेशन। इसमें भी वही है कि बॉडी ने डाइजेस्ट करना बंद कर दिया, डाइजेस्ट ही नहीं होता, कुछ भी खाओ पियो वो मतलब हमारी बॉडी डाइजेस्ट करना ही बंद कर देती है। एंड द लास्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, PEM, प्रोटीन एनर्जी, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसमें ध्यान से सुनो ये क्या है। इसमें 2 टाइप्स की डिजीज आती हैं। एक तो होती है क्वेशियोकर, क्वेशियोकर, एक होती है इससे मेरेस्मस, मेरेस्मस, ठीक है। ये दोनों ही प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती हैं। ये तो मेनली होती प्रोटीन से है, अगर प्रोटीन की बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए। ये मेरेस्मस प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी प्लस कैलोरीज भी, फैट्स की भी डेफिशिएंसी। तो मेजर डिफरेंस इन दोनों में यही है कि क्वेशियोकर में ओनली प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, मेरेस्मस में प्रोटीन के साथ साथ कैलोरीज मतलब फैट्स की भी डेफिशिएंसी होती है। ये जो क्वेशियोकर है ये तो हम बोल सकते हैं कि 1 to 5 ईयर तक के बच्चों को होती है, और जो मेरेस्मस है ये 1 साल से भी छोटे बच्चों को होती है। इसमें मेरेस्मस में थोड़े सिम्टम्स सुन लो। इसमें तो बॉडी बिल्कुल वीक हो जाती है, रिब्स वगैरह बाहर निकलती हैं। इसमें क्वेशियोकर में हमारी बॉडी फूलने लगती है और इसमें वाटर भर जाता है, सॉरी क्वेशियोकर में बॉडी के अंदर स्वेलिंग हो जाती है क्योंकि वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ओइडिमा। पर तुम्हें बस क्वेशियोकर और मेरेस्मस ही नोट में रखना है कि क्या इन दोनों में डिफरेंस क्या है।
तो ये थे डिसऑर्डर्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड थे। तो स्टूडेंट्स इससे तुम्हारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरा कंप्लीट है। जो भी आपके टॉपिक्स दिए होते हैं इसमें से इससे बार मेरे को तो नहीं लगता कि कुछ आ सकता है, पर अगर तुम्हारा कोई भी इसके रिलेटेड डाउट हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम में तुम्हें कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो तुम पूछ सकते हो, हमें मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच। सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो हाँ जी, मैंने आपको बताया था बायो के 2 पार्ट से, ठीक है। जो दूसरी दोनों वीडियोस थी उसमें मैंने जोलॉजी के रिलेटेड डिस्कशन की। जो ये वाला वीडियो का पार्ट है इसमें मैं आपसे बॉटनी के बारे में बात करूंगी, ठीक है, जो कि बायोलॉजी का ही दूसरा पार्ट है, बॉटनी, ठीक है। बॉटनी में हम किस चीज़ के रिलेटेड बात करते हैं? प्लांट्स की कि जैसे हम डाइजेशन रेस्पिरेशन करते हैं ऐसे ही प्लांट्स भी सेम प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं। तो किस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं इन सारी चीज़ों को, तो आप देखना वीडियोस, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद देखो उसमें मैंने आपको एनिमल फिजियो करवाई है, तो इसमें हम करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट ही इस बॉटनी में हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दोनों सेम होते हैं तो इंटर रिलेटेड मैं आपको करवाती जाऊंगी। तो पहले आप फिजियोलॉजी के यूनिट्स कंप्लीट कर लो दोनों में इंडिपेंडेंटली, जोलॉजी में भी और इसमें भी। फिर जो बाकी के यूनिट्स हैं वो इंटर रिलेटेड हैं, मतलब आपको दोनों में कंबाइन करके ही आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करवाऊंगी। देखो इसमें हम फर्स्ट जो चैप्टर है वो हम करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, कि कैसे जो प्लांट्स हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एज कंपेयर टू जोलॉजी। बॉटनी इजी होती है थोड़ी, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को, जैसे हम ट्रांसपोर्ट के थ्रू कार, बसेस, है ना, ये सारे ट्रांसपोर्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ही तो हैं जिसकी हेल्प से चीज़ एक जगह या कोई पर्सन एक जगह। तो इसमें हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की, कि प्लांट्स कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, कैसे एक चीज़ को दूसरी जगह पे वो भेजते हैं। तो क्या क्या देखो, 2 चीज़ें होती हैं मेनली जो प्लांट्स को ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। एक तो वाटर, ठीक है, वाटर के साथ ही वो मिनरल्स कैरी करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स, और दूसरी चीज़ है फूड, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं प्लांट्स जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो पहले तो तुम बेसिक समझ लो। जो वाटर है, जैसे मैंने कोई प्लांट बनाया, ठीक है, ये एक प्लांट है। अब ये प्लांट की स्टेम है ऊपर, और नीचे क्या होती हैं? जड़ें, प्लांट की जड़ जिसको बोलते हैं रूट्स। तो वाटर जो है, वाटर और मिनरल्स प्लांट्स में कौन कैरी करती हैं? रूट्स कैरी करती हैं। तो रूट्स कैरी करके पूरे प्लांट को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है। फूड कौन तैयार करते हैं? किचन किसको बोलते हैं? प्लांट की लीव्स को, ठीक है। फूड यहाँ पे प्रिपेयर होता है, तो वो पूरे प्लांट को। तो अब हम देखेंगे कि कैसे कैसे वाटर ट्रांसपोर्ट होता है और कैसे कैसे फूड ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, प्लांट्स में। तो सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स मैं करवाऊंगी आपको, ताकि जो आगे जाके हम पूरा चैप्टर करेंगे आपको उन टर्म्स के रिलेटेड बार बार कन्फ्यूजन हो कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो तुम इसलिए पहले बेसिक समझो कि क्या होता है। मेनली मैं तुम्हें जो ट्रांसपोर्ट है वाटर का वो बाद में बताऊंगी, ठीक है। एक तो है, जब देखो किसी भी चीज़ ने, मान लो ये कोई चीज़ है, इसने ट्रांसपोर्ट होना है, इधर वाली साइड जाना है, पहले इधर बैठी हुई थी, इधर जाना है। तो 3 मेथड्स होते हैं जिसकी वजह से कोई भी सब्सटेंस है वो एक मतलब हम बोल सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैसे जाते हैं। 3 मेथड्स होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट, सेकंड, इसको तुम पैसिव ट्रांसपोर्ट को सिंपल डिफ्यूजन भी बोल सकते हो, सिंपल डिफ्यूजन। सेकंड वन है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। एंड द थर्ड वन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें देखो क्या चीज होती है, पैसिव या फिर सिंपल। कोई चीज है, इधर तो इतनी ज्यादा है ना, और दूसरी साइड अगर हम देखें तो वो इतनी सी है। तो ये तो ऑब्वियस ही है ना कि ज्यादा वाला कम को इजीली दे सकता है
ज़्यादा वाले को कम को देना ईजी है एज़ कम्पेयर टू कि ईजी वाला ज़्यादा को दे। जिसके पास चीज़ ज़्यादा होएगी वो कम वाले को दे सकता है। तो ऐसे ही कुछ केस इसमें होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट में कि हायर कंसंट्रेशन जो होती है सब्सटेंसेस की, उनका मूव करना टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स इट्स लोअर कंसंट्रेशन, तो इसको हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ आपको, मान लो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है, मैंने परफ्यूम लगाया तो पूरे कमरे में फैल जाती है। 2 मिनट बाद हम देखेंगे कि जो परफ्यूम की फ्रेगरेंस होती है वो पूरे रूम में फैल जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जिस जगह पे हमने लगाया परफ्यूम को उस तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और जिस एरिया में वो स्प्रेड कर गया उधर वाली पहले कंसंट्रेशन कम थी। तो ये भी एक सिंपल डिफ्यूजन की एग्जांपल है कि हायर कंसंट्रेशन से जो फ्रेगरेंस थी वो लोअर कंसंट्रेशन में चली गई। और ये होता बहुत स्लो है, ठीक है, फास्ट नहीं होता, ये स्लो होता है और इसमें कोई एनर्जी हम यूज़ नहीं करते। एनर्जी यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप ही ऑटोमेटिकली चीज़ चली जाएगी। सेकंड है फैसिलिटेटेड। फैसिलिटेटेड के बाद भी पहले एक्टिव समझ लो। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इसका अपोजिट है ये, ठीक है, कम वाला चीज़ ज़्यादा की तरफ जाएगी इसमें, ठीक है। और कम वाला अगर ज़्यादा को देगा ऑब्वियसली एनर्जी इसमें यूज़ होएगी, एनर्जी यूज़ होती है इसमें। तो ये दोनों अपोजिट होते हैं, एक्टिव और पैसिव। उसके बाद है फैसिलिटेटेड। फैसिलिटेटेड में देखो क्या होता है, हाँ एक चीज़ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जब कोई चीज़ हाई टू लो जा रही है तो इसको तो हम बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है जो हम दो पार्ट्स की बात कर रहे हैं कि एक इधर है और एक इधर है, दोनों साइड कंसंट्रेशन का डिफरेंस होना, किसी साइड ज़्यादा है किसी साइड कम है, तो इसको डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ टू मीडियम्स, इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। इसमें हमने देखा कि चीज़ अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रही थी, हाई टू लो हो रही थी, पर एक्टिव में मैंने क्या बोला कि लो टू हाई जा रही है चीज़, तो ये अगेंस्ट है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट है, उल्ट हो रहा है काम, ठीक है, मतलब कम वाला ज़्यादा को दे रहा है तो अगेंस्ट है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। हाँ एक ये भी पूछ सकते हैं कि कौन अगेंस्ट करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के काम और कौन उसके रिलेटिवली करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। फैसिलिटेटेड। थर्ड फैसिलिटेटेड के बारे में देखो ये कैसे करते हैं ट्रांसपोर्ट। अब जैसे ये एक कोई मेम्ब्रेन है, किसी चीज़ की कवरिंग है, ठीक है, इसके ये पोर्स है, बीच में जगह स्पेस है, तो यहाँ पे इसके क्या लगे हुए हैं, प्रोटीन्स हैं, ठीक है, प्रोटीन्स लगे हुए हैं सेंटर में। अगर कोई चीज़ ने, ये कोई सब्सटेंस है, इसने इधर वाली साइड आना है अंदर, ठीक है, पैसिव में तो खुद ही चल के आ जाएंगे, कोई मीडियम होता ही नहीं इनको ट्रांसपोर्ट। पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हम क्या देखते हैं कि जो बाहर वाली साइड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसी चैनल का मतलब प्रोटीन चैनल्स, ठीक है, कोई प्रोटीन चैनल्स कैरियर का काम करते हैं, जिसकी वजह से जो बाहर के प्रोटीन्स होते हैं इनके ऊपर लग के फिर ये उल्टे हो जाते हैं और इनको अंदर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसमें कोई इंटरमीडिएट प्रोटीन्स आए और सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करें, ठीक है। अब देखो इसमें आगे क्या होता है, मान लो ये कोई प्रोटीन चैनल मैंने बनाया, ठीक है, ये मैंने प्रोटीन चैनल्स बनाए हैं। फर्स्ट केस में हमने क्या देखा, एक ही सब्सटेंस था जिसको ये कैरी कर रहे थे, ठीक है, एक ही सब्सटेंस था, ये आउटसाइड है और ये किसी भी सेल की इनसाइड है, ठीक है, इधर वाली यहाँ तक ये आउटसाइड थी और ये इनसाइड थी। एक ही सब्सटेंस को इन्होंने बाहर से लेके अंदर छोड़ दिया। जब तो मैं बोल रही हूँ एक ही सब्सटेंस से कैरी करेंगे और अंदर छोड़ देंगे, इसको तो हम बोलेंगे यूनिपोर्ट। यूनि मतलब वन, कि एक ही सब्सटेंस को इन्होंने बाहर से लेके अंदर छोड़ दिया। अगर टू सब्सटेंसेस है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, अब इसमें दो थे, तो
दो चीज़ें और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये भी आउटसाइड टू इनसाइड है, ये भी आउटसाइड टू इनसाइड है, तो ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं सिम पोर्ट। सिम पोर्ट, सिम का मतलब होता है सेम, पोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जब सेम ही साइड पे दोनों मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, इसमें तुम क्या देख रहे हो, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, ठीक है, उल्टे हैं, एक अंदर से बाहर से अंदर है, दूसरा अंदर से बाहर है, तो इसको हम बोलेंगे एंटी पोर्ट। एंटी मतलब उल्टा, कि एक अंदर से बाहर है, दूसरा बाहर से अंदर है, ठीक है। तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ही था, क्योंकि ये मैंने जो नीचे ब्लू कलर में बनाए हैं प्रोटीन्स बनाए हैं, ठीक है, कैसे प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद कुछ टर्म्स हैं जैसे मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी के बेसिस पे, कि कौन सी मेम्ब्रेन किस चीज़ को परमिएबल करेगी। मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी का मतलब होता है कौन सी मेम्ब्रेन किस चीज़ को कितना अंदर बाहर जाने में अलाउ करती है, ठीक है। जैसे देखो मैंने ये एक मेम्ब्रेन बना दी है ना, अब बाहर ये इनसाइड है और ये आउटसाइड है, ये बाहर कोई चीज़ बैठी हुई है, सोल्यूट है मान लो, कोई सॉलिड चीज़ है, ठीक है, और ये वाटर है। अब ये सोल्यूट भी इसमें से आराम से पास होके जा रहे हैं, ठीक है, और वाटर भी इसमें से आराम से पास होके जा रहा है। तो ऐसी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं जो हर एक चीज़, चाहे सोल्यूट है, सॉलिड वाटर है, लिक्विड है, किसी भी चीज़ को अलाउड करती है जाने में, ऐसी को तो मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं फ्रीली परमिएबल, कि ये तो आराम से परमिएबल है, हर एक चीज़ को अलाउड कर रही है, ठीक है। एक होती है सेमी परमिएबल, जो जिसका काम क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी मतलब हाफ, ये कुछ तो अलाउड करेगी, जिस चीज़ का साइज है इसके पोर्स के साइज से छोटा होएगा वो तो इसमें से निकल जाएंगे, और जिस चीज़ का साइज बड़ा होएगा वो यहाँ पे रुक जाएगी, क्योंकि इसके पोर्स छोटे हैं, ओपनिंग्स इसकी छोटी हैं, और जो निकलने वाली चीज़ है उसका साइज बड़ा है, ठीक है। सेमी मतलब कुछ हाफ चीज़ों को अलाउड करेगी और हाफ चीज़ों को ये नहीं अलाउड करेगी। एंड द थर्ड वन इज इम्परमिएबल, ठीक है, इम्परमिएबल, इम मतलब नॉट, ना ही हाफ ना ही मतलब कुछ है कि किसी चीज़ को भी पास ही नहीं करने देगी, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये तुम आगे आगे फिजियोलॉजी जैसे ही करते जाओगे तुम्हें इन सब के वर्ड्स क्लियर होते जाएंगे, मैं वहाँ पे भी बताती रहूँगी कि कैसे इम्परमिएबल है, कौन सी परमिएबल है, ठीक है। पर अब तुम इसका बेसिक क्लियर कर लो कि मेम्ब्रेन को कैसी कैसी मेम्ब्रेन्स होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक हम टर्म यूज करते हैं ओस्मोसिस। ओस्मोसिस का मतलब होता है, ओस्मोसिस मतलब वाटर के रिलेटेड, ठीक है, वाटर रिलेटेड ओस्मोसिस। अब देखो ये कोई तीन आपके पास सॉल्यूशन है, ठीक है, ये कोई मैंने बिकर ले लो, जो कोई भी मैंने कोई कंटेनर ले लिया, उसमें मैंने रख दिया सेल। इसको ध्यान से समझना, इससे तुम्हारी काफ़ी टर्म्स क्लियर होंगी। इसमें मैंने सेल रख दिया और जो वाटर की कंसंट्रेशन थी मान लो इतनी थी, और अंदर मैंने कितनी रख दी, 3। इधर वाटर कितने हैं और अंदर भी, इधर वाटर के कितने हैं, ठीक है। हमने 3 केसेस बनाए। पहले तो ये कोई कंटेनर है, उसके अंदर मैंने सेल को रख दिया। फर्स्ट वाले में हम क्या देख रहे हैं कि बाहर जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है और अंदर कम है, क्योंकि अंदर तो 3 मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, बाहर हमें 6 मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं। तो इसमें क्या होएगा, वाटर अंदर कम है, वाटर कम है मतलब, और सॉलिड चीज़ ज़्यादा है, ठीक है। इधर वाटर ज़्यादा है तो सॉलिड कम है, इधर अंदर भी उतनी ही है, सॉलिड भी उतना है, बाहर भी उतना ही सॉलिड है।
इसमें अंदर वाटर ज़्यादा है तो सॉलिड कम, बाहर वाटर कम है तो सॉलिड ज़्यादा। एक चीज़ अगर कम होएगी तो दूसरी अपने आप ज़्यादा ही होएगी, ठीक है। तो देखो इधर वाले के पास बाहर वाटर ज़्यादा है, सेल के पास वाटर कम है, तो ऑब्वियस ही है ना, बाहर वाला अंदर वाले को वाटर देगा, तो जो वाटर है वो अंदर चला जाएगा, ठीक है। जब ऐसी कोई कंडीशन हो कि बाहर वाटर ज़्यादा हो, ठीक है, अंदर वाटर कम हो, तो ऐसी को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब बाहर वाटर ज़्यादा है और अंदर वाटर कम है, ठीक है। इधर बाहर वाटर कम है और अंदर सेल के अंदर देखें तो वाटर ज़्यादा है, तो ऐसी केस में हम यूज़ करते हैं हाइपरटोनिक, ठीक है। इधर दोनों साइड पे वाटर सेम है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे आइसोटोनिक। हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है। अब इसमें हम देख रहे हैं हाइपो हम हाइपो जो वर्ड है वो हम सोल्यूट का देख रहे हैं, इसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है पर वाटर ज़्यादा है, तो सोल्यूट कम है तो मैंने बोला हाइपोटोनिक। इधर सोल्यूट ज़्यादा है वाटर कम है तो मैं क्या बोलूँगी, हाइपरटोनिक, क्योंकि सोल्यूट ज़्यादा है। आइसो का मतलब होता है सेम, इसमें दोनों ही चीज़ें सेम है तो आइसोटोनिक, ठीक है। अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, जो बाहर वाटर ज़्यादा है तो सेल ने बोला कि तू अपना वाटर मुझे दे दे, ठीक है, तो जो वाटर है वो सेल के अंदर जाएगा क्योंकि बाहर सोल्यूशन में ज़्यादा है, तो एक बोलेगा ठीक है तू मेरे से वाटर ले ले। तो आफ्टर सम टाइम क्या होएगा, जो सेल है ना, जैसे ही वो ज़्यादा वाटर लेगा तो वो स्वेल हो जाएगा, मतलब फूल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग या फिर टर्जिडिटी भी बोल सकते हो। टर्जिडिटी स्वेलिंग का ही दूसरा नेम है साइंस लैंग्वेज में। टर्जिडिटी, टर्जिड हो जाता है सेल, फूल जाता है। इसमें क्या देख रहे हैं हम, बाहर सोल्यूट कम है, सोल्यूट ज़्यादा है, वाटर कम है, तो सेल क्या करेगा, इसको अपना वाटर दे देगा, है ना। तो जब सेल ने अपना वाटर दे दिया इसको, तो सेल क्या होएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो हाइपरटोनिक कंडीशन में सेल क्या होएगा, श्रिंक, ठीक है। इसमें क्या होएगा, ना ही अंदर जाएगा वाटर ना ही बाहर जाएगा क्योंकि दोनों साइड सेम ही है, तो नो स्वेलिंग नो श्रिंकिंग, कुछ भी नहीं होएगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। सेल उसको कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड ही सब कुछ ही सेम है। उसके बाद जब वाटर अंदर जाता है सेल के तो उसको हम बोलते हैं एंडो ऑस्मोसिस। एंडो मतलब अंदर जाना, ऑस्मोसिस वाटर, वाटर का अंदर जाना एंडोस्मोसिस, वाटर का बाहर आना एक्सो ऑस्मोसिस, ठीक है। इतना ही था। इससे तुम्हारी एक तो हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक क्लियर हो गया, और एक ये भी हो गया कि सेल किसमें श्रिंक होता है, किसमें स्वेल होता है या टर्जिड होता है। एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, तुम्हारी इससे काफ़ी टर्म्स क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो क्या चीज़ है, जैसे ये कोई सेल है, ठीक है, इसके अंदर वाटर भी पड़ा हुआ है, साथ में सोल्यूट्स भी पड़े हुए हैं, ठीक है, सोल्यूट्स भी हैं, और हम चाह रहे हैं कि इसमें हम थोड़ा और वाटर ऐड कर दें, ठीक है, हम चाह रहे हैं कि हम थोड़ा और वाटर इसमें ऐड कर दें, पर जो अंदर सोल्यूशन है ये इतना प्रेशर लगाएगा बाहर वाली साइड कि जो अंदर हम वाटर डाल रहे हैं वो ना आए, ठीक है, ये प्रिवेंट करेगा, उस चीज़ को रोकेगा कि और अंदर वाटर के लिए जगह नहीं है, ठीक है, मतलब अपने गेट ही बंद कर लेगा कि नहीं और जगह नहीं है वाटर के अंदर। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, कि जब मैक्स टू मैक्स प्रेशर लगे कि और एंट्री हम नहीं करवा सकते वाटर की, उस चीज़ को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अगर उल्टा हो, अब तो ये आने नहीं दे रहा, अगर कोई ऐसी चीज़ हो कि हम अंदर वाटर इतना हो जाए कि वाटर बाहर निकले, वाटर बाहर निकले, एक्सपल्शन, एक्सपल्शन हो, बाहर निकले, एक्सपल्शन ऑफ
प्योर वाटर मतलब वाटर बाहर निकल रहा है, किस में से, सोल्यूशन से। सोल्यूशन हम किस चीज़ को बोलते हैं, जब किसी लिक्विड चीज़ में सॉलिड चीज़ भी पड़ी हुई है, लिक्विड को सॉल्वेंट बोलते हैं, सॉल्वेंट जिस चीज़ में हम सॉलिड को डिसॉल्व करवाते हैं, और जो सॉलिड है इनको हम बोलते हैं सॉल्यूट, सॉलिड। इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं अब यही बोल रही हूँ, जब इस पूरे सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट बाहर निकलेगा जो कि हमारा प्योर वाटर है, वो क्या हो गया, रिवर्स ऑस्मोसिस। वो ऑस्मोटिक, रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर भी तुम बोल सकते हो। वो ऑस्मोटिक प्रेशर था जब वाटर अंदर नहीं आ रहा था, और ये रिवर्स ऑस्मोटिक है, उसके उल्टा काम हो रहा है। अब इसमें वाटर बाहर जा रहा है, ठीक है, उसमें अंदर नहीं आ रहा था, इसमें बाहर जा रहा है, रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे कि हम अपने घरों में देखते हैं आरओ लगे होते हैं ना, उसमें यही चीज़ होती है कि जो वाटर होता है वो प्योर होके बाहर निकलता है और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो अंदर ही बच जाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये कौन सी मेम्ब्रेन होती है जिसके अराउंड वाटर निकल रहा है, तुम बताओगे ये मुझे कि ये कौन सी मेम्ब्रेन हुई, किसने वाटर को तो बाहर जाने दिया पर जो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ थी वो अंदर ही रहेगी। तो तुम देखना कि इम्परमिएबल है, सिलेक्टिवली परमिएबल है कि सेमी परमिएबल है, ठीक है। तो ये तुम बताओगे मुझे, क्वेश्चन है। उसके बाद कई बार क्या होता है कि अंदर वाटर इतना ज़्यादा हो जाता है ना, अंदर इतना ज़्यादा वाटर हो जाता है कि वो जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं, ठीक है। जो वॉल बनी हुई है सेल की उसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं कि भी अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग होगी वाटर की। तो जो ये वाटर प्रेशर लगा रहा है वॉल के ऊपर, इसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। देखो जो इसके अंदर वाटर था, मैंने क्या बोला था, वाटर हो गया, स्वेलिंग होगी, टर्जिड हो गया, ठीक है सेल। तो टर्जिड होने की वजह से जो ये बाहर की वॉल्स हैं उन पे प्रेशर लगाएगा, उस प्रेशर को हम बोलते हैं टर्जिड प्रेशर, ठीक है, टर्जिड प्रेशर। अब वॉल भी इतनी वीक तो है नहीं कि ये उस पर प्रेशर लगाएगा और वो फट जाएगी, ऐसा तो होता नहीं, ठीक है। तो वॉल भी इसके अगेंस्ट उतना ही प्रेशर लगाएगी, इक्वल होता है और अपोजिट होता है। अपोजिट क्यों, ये इधर को लगा रहा है और वॉल इधर को लगा रही है, ठीक है, उतना ही प्रेशर लगाएगी। तो ये टर्गर प्रेशर था, और वॉल जो इसके उल्ट उतना प्रेशर लगा रही है, इसको हम बोलते हैं वॉल प्रेशर, ठीक है। अब मैंने 4 टर्म्स बताई, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर, टर्जिडिटी, श्रिंकेज, श्रिंकेज को एक और टर्म लिख लो, फ्लैसिड, उसको हम फ्लैसिड भी बोल सकते हैं, ठीक है। फ्लैसिड का मतलब भी होता है श्रिंक। और एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक टर्म होती है डीपीडी। डीपीडी टर्म का मतलब क्या है, डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, ठीक है। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी भी बोल सकते हो, डेफिसिट भी बोल सकते हो, ठीक है। देखो अब मैंने एक बीकर यहाँ पे लिया और एक बीकर यहाँ पे लिया, इसमें मैंने ओनली प्योर सॉल्वेंट ही डाला, कोई सोल्यूट नहीं डाला। एक चीज़ और ध्यान में रखो, जैसे सॉल्वेंट सोल्यूट था तो जो सोल्यूट की वजह से पोटेंशियल लग रहा है, इसका जो स्ट्रेंथ है उसमें पूरे सोल्यूशन में जो सोल्यूट की स्ट्रेंथ है उसको हम बोलते हैं सोल्यूट पोटेंशियल, पोटेंशियल, ठीक है। ऐसी जो सॉल्वेंट की वजह से, मेनली वाटर की वजह से जो पोटेंशियल है इसका सोल्यूशन में, उसको हम बोलेंगे वाटर पोटेंशियल भी बोल दो चाहे सॉल्वेंट पोटेंशियल भी बोल दो। मेनली हम वाटर को ही सोल्यूशन सॉल्वेंट लेके चलते हैं तो हम वाटर पोटेंशियल बोल देते हैं इसको। अब इसमें मैंने क्या लिया है, वाटर ही लिया है, ठीक है। और इसमें मैं क्या लूँगी, इसमें सोल्यूट पोटेंशियल तो 0 है, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है। इसमें वाटर के साथ साथ सोल्यूट पोटेंशियल भी एक्ट कर रहा है। तो ये प्योर सॉल्वेंट है और ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूट्स भी प्रेजेंट है, तो इसको मैं बोल सकती हूँ ये सोल्यूशन है ना, ये प्योर सॉल्वेंट था। अब इसमें ओनली वाटर है तो वाटर का पोटेंशियल, ये सिंबल है वाटर पोटेंशियल का, वाटर पोटेंशियल,
तो इसमें वाटर पोटेंशियल पॉजिटिव होएगा, हायर होएगा। हायर वाटर पोटेंशियल कितना होता है प्योर वाटर में? 0, ठीक है, 0 होता है। पर इसमें हमने क्या देखा कि पहले इसमें 0 था, तो इसमें तो वाटर की कंसंट्रेशन कम ही हुई है ना, इसमें तो वाटर का पोटेंशियल रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है, तो नेगेटिव में चला जाएगा वाटर का पोटेंशियल। इसमें 0 था और इसमें जो वाटर का पोटेंशियल है वो किस में हो गया? नेगेटिव में, मतलब इससे तो कम ही होएगा। तो हमने क्या देखा, इसमें डिफ्यूजन प्रेशर वाटर का ज़्यादा था, पर अगर हमने उसमें सोल्यूट ऐड कर दिया तो जो डिफ्यूजन प्रेशर था वो डेफिशिएंसी होगी उसकी, कम हो गया। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? DPD, मतलब प्योर सॉल्वेंट में डिफ्यूजन प्रेशर की डेफिशिएंसी कम थी, उल्टा होएगा, सॉल्वेंट ज़्यादा था, डेफिशिएंसी कम थी, इसमें डेफिशिएंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। वाटर की डेफिशिएंसी DPD ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि जो वाटर का पोटेंशियल था वो कम हो गया। तो ये अपोजिट होते हैं, ये पक्का आएगा इसमें से कोई क्वेश्चन DPD और प्योर सॉल्वेंट के बेसिस पे। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना, मिक्स नहीं करना, एक चीज़ बढ़ रही है तो मतलब दूसरी कम हो रही है, क्योंकि डेफिशिएंसी है, एक D का मतलब डेफिशिएंसी है, तो डेफिशिएंसी अपोजिट काम करती है उसके। प्योर सॉल्वेंट में 0 थी और इसमें नेगेटिव होगी, जिसकी वजह से डिफ्यूजन प्रेशर की डेफिशिएंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। और एक डिफ्यूजन प्रेशर का वो लिख लो फॉर्मूला, अगर कोई मतलब आ जाए कई बार, तो DPD इज इक्वल टू OP माइनस TP, ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब ये सारी टर्म्स थी, अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि कैसे जो प्लांट है वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। देखो जी क्या होता है, सबसे पहले जैसे ये प्लांट है, और ये इसकी रूट्स हैं, तो रूट्स सॉइल से वाटर को ऑब्जर्व करती हैं। ये सॉइल है नीचे, ये सॉइल है, सॉइल से वाटर किसने ऑब्जर्व किया? रूट। मेनली रूट का भी कौन सा पार्ट? रूट के हेयर्स, रूट के हेयर्स होते हैं जो वाटर को ट्रांसपोर्ट ऑब्जर्व करते हैं सॉइल के पार्टिकल से। अब देखो क्या ये होता है, पहले यहाँ पे सॉइल थी, सॉइल को रूट के हेयर्स ने देखो सॉइल के बाद वाटर कहाँ आया? रूट हेयर में, रूट हेयर सेल में, ठीक है। फिर रूट हेयर सेल में वाटर कहाँ चला गया? कोर्टेक्स में, कोर्टेक्स या कोर्टिकल सेल्स, इसके ऊपर यहाँ पे लगे होते हैं कोर्टिकल सेल्स। यहाँ से पहले वाटर यहाँ गया, फिर कोर्टिकल सेल्स में आ गया, ठीक है। कोर्टिकल सेल्स के बाद जो वाटर है वो कहाँ गया? एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, फिर गया पेरिसाइकल। अब यहाँ से पे ध्यान से देखो क्या चीज होती है, ऐसे रूट हेयर, कोर्टेक्स सेल, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और फिर जाइलम वेसल्स होती हैं, या बताऊंगी आगे, ठीक है। फिर जाइलम वेसल्स होती हैं जो इसको ले जाती हैं। देखो पहले मैं जाइलम वेसल का एक बार मीनिंग बता रही हूँ। जाइलम और एक फ्लोइम, 2 टाइप्स की ट्यूब्स मिलती हैं, वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं इनको। वेस्कुलर टिश्यू वो होते हैं जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे हमारे में ट्रांसपोर्ट ब्लड करते हैं ना, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक, ऐसी प्लांट में जाइलम और फ्लोइम नाम के टिश्यू होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं। जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर, और एक हमने बताया था फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं, फूड को फ्लोइम, एफ, ठीक है। फ्लोइम से फूड ट्रांसपोर्ट होता है। तो जाइलम यहाँ पे होती हैं, जाइलम की लॉन्ग लॉन्ग ट्यूब्स पड़ी होती हैं ऐसे,
जो वाटर को पूरे प्लांट तक छोड़ के आती हैं। तो जाइलम में भी एंटर होने से पहले सॉइल से जाइलम तक की एनाटॉमी बता रही हूँ मैं कि सॉइल से जाइलम वेसल्स में एंटर होने के लिए कौन कौन से सेल्स में से वाटर को पास करके जाना पड़ता है। सबसे पहले रूट हेयर सेल, कॉर्टेक्स सेल, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, फिर जाके जाइलम वेसल्स उसको रिसीव करती हैं। अब दो मोड्स हैं जिसके थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। अगर तो वो सेल की, जैसे ये सेल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, प्लांट के सेल्स हैं और ये उनकी बाहर वॉल्स है, दीवार है उनकी, ठीक है। अगर तो वाटर जो है वो सेल की वॉल में से ही पास होके जा रहा है, बाहर बाहर से ही जा रहा है, सेल के अंदर तो जा ही नहीं रहा, जैसे ऐसे ऐसे बाहर बाहर से निकल गया, उसको तो हम बोलेंगे एपोप्लास्ट। जब थ्रू सेल वॉल होए, सेल वॉल मतलब साइटोप्लाज्म में अंदर वाटर जा ही नहीं रहा। अगर सेल के बीच में से वो पास होके जा रहा है तो मैं उसको बोलूंगी सिम्प्लास्ट, सिम्प्लास्ट, ठीक है। अगर तो जो वाटर है वो सेल के अंदर से पास होके जाए, सिम्प्लास्ट, अगर वो बाहर बाहर से चला जाए, एपोप्लास्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहां से लेके तो वाटर बाहर बाहर से ही जाएगा, बाहर बाहर से जाएगा, एपोप्लास्ट एपोप्लास्ट। पर एंडोडर्मिस में क्या होता है, यहाँ पे ना स्ट्रिप्स लगी होती हैं, थोड़ी स्ट्रिप्स बोलते हैं इनको, जो एक स्क्वायर पीस की तरह होती हैं, जिनको हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। यहाँ पे आके क्या होएगा, जो वाटर है वो रुक जाएगा, मतलब यहाँ से वो निकल नहीं सकता कैस्पेरियन स्ट्रिप से। तो एपोप्लास्ट से जाता जाता यहाँ से वो एंडोडर्मिस से वो अंदर से जाएगा, फिर पेरिसाइकल से वो रिकॉन्टिन्यू करेगा एपोप्लास्ट की तरह। तो ये क्वेश्चन पक्का पूछते हैं वो कि सिम्प्लास्ट क्यों होता है एंडोडर्मिस में, क्या ऐसी चीज होती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं वो सोबेरिन और क्यूटिन, मतलब ये बहुत हार्ड होती हैं, इनमें से वाटर पास नहीं कर सकता, तो उसको सिम्प्लास्ट के थ्रू, मतलब सेल के अंदर से जाना पड़ता है, फिर वो एपोप्लास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू, मतलब जाइलम वेसल्स में चला जाता है। अब क्या ऐसी चीज है प्लांट्स में जिसकी वजह से जो वाटर है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसके रिलेटेड 2 थ्योरीज आई थी, ऐसे माना जाता है 2 थ्योरीज थी। फर्स्ट तो है रूट प्रेशर, सेकंड थ्योरी है कोहेजन एडिशन थ्योरी। इसमें देखो हमने बोला कि सॉइल से वाटर रूट्स में गया, अब रूट्स के पास वाटर जब इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो टॉलरेट ही नहीं कर पाएंगे तो क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाएगा रूट्स में, तो इतना प्रेशर वो नहीं टॉलरेट करते, तो वो क्या करते हैं, जाइलम वेसल्स को बोल देते हैं कि हमसे वाटर ले जाओ और पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट कर दो, ठीक है। इसको तो हम बोलते हैं रूट प्रेशर थ्योरी, कि रूट्स के ऊपर प्रेशर पड़ा और वाटर ऊपर ट्रांसपोर्ट हो गया। हाँ, रूट के एक और चीज़ समझ लो, चलो मैं वो नेक्स्ट में ही आपको थर्ड पार्ट में बताऊंगी। सेकंड है कोहेजन एडिशन थ्योरी। इसमें देखो क्या होता है, एक डिक्सले नाम का साइंटिस्ट था, उसने देखा कि कैसे वाटर ऊपर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो उसने नोटिस किया कि सबसे पहले तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे ना सॉइल में, वो आपस में कंबाइन हुए। जैसे पहले तो उन्होंने ग्रुपिंग की, वो आपस में इकट्ठे हुए, ठीक है। तो जो अट्रैक्शन है बिटवीन द सिमिलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, जैसे कि हम बोलते हैं वाटर के सिमिलर ही हैं, सारे सेम ही है वाटर मॉलिक्यूल, कोई अलग अलग तो है नहीं, तो जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच ये अट्रैक्शन हो रही है इसको हम बोलते हैं कोहेजन, ठीक है, कोहेजन। फिर जब ये सारे इकट्ठे हो गए तो ये रूट्स के साथ जाके अटैच्ड हो गए, इकट्ठे होंगे, फिर उसके साथ मिल गए, नॉन सॉल्वेंट के साथ मिले जाके, नॉन सॉल्वेंट ही है ना रूट्स, तो जब ये उनके साथ मिले जाके अट्रैक्शन बिटवीन नॉन या डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स, तो एडिशन बोलते हैं उसको। पहले सेम मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हुए, फिर वो जाके नॉन सॉल्वेंट के साथ अटैच्ड हुए, एडिशन। फिर जब ये सारे इसके साथ अटैच्ड हो गए तो फिर ये जाइलम के थ्रू ऊपर चले गए। तो ये माना जाता है कि ये ऐसे वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। और
अगर ये पूछें कि इनके बीच कौन सी बॉन्डिंग होती है जिसके थ्रू ये अटैच्ड होते हैं, तो हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसकी वजह से ये दोनों ये वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं। एंड एक थर्ड थ्योरी भी आई थी उसके बाद, उसमें माना जाता है, उसका नाम है ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, अब हमें पता है कि ऊपर लीव्स हैं, लीव्स के ऊपर यहाँ पे स्टोमेटा होते हैं, है ना। जैसे ही ये स्टोमेटा किडनी शेप होते हैं, डाइकोट प्लांट्स में तो स्टोमेटा की शेप किडनी शेप्ड होती है। ठीक है, मोनोकोट जिनमें एक ही कोटिलीडन होता है सीड्स में, मोनोकोट प्लांट्स में पूछे तो उनमें स्टोमेटा की शेप डम्बेल शेप होती है ऐसे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शेप के बेसिस पे भी क्वेश्चन आते हैं कि मोनोकोट में कौन सी शेप है, डम्बेल शेप, और डाइकोट में किडनी शेप। ठीक है, जब इनमें स्टोमेटा में वाटर बहुत, क्योंकि अब रूट्स तो ऊपर भेज रही हैं, तो जब यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो स्टोमेटा क्या होंगे, ऐसे बाहर को निकल जाएंगे। पहले ये ऐसे श्रिंक स्टेट में पड़े हुए थे ऐसे। ठीक है, अब जैसे ही इनमें वाटर की फीलिंग होगी तो ये स्वेल हो जाएंगे या टर्जिड हो जाएंगे, और जो बीच में ये पोर नज़र आ रहा है इससे वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ये तो हम छोटे होते थे सुनते आ रहे हैं कि ट्रांसपीरेशन होता क्या है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। तो जैसे ही यहाँ से वाटर इवेपोरेट होएगा प्लांट्स में, यहाँ पे डेफिशिएंसी होएगी वाटर की, जिसकी वजह से रूट्स पे बर्डन बढ़ेगा कि उतना ही ज़्यादा उनको वाटर ऑब्जर्व करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो अब इसकी वजह से, ट्रांसपीरेशन की वजह से रूट्स के ऊपर फोर्स लग रही है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन पुल। ठीक है, ट्रांसपीरेशन पुल। और जो ट्रांसपीरेशन पुल की वजह से वाटर ऊपर को जा रहा है, अपवर्ड मूवमेंट हो रही है जो वाटर की, ट्रांसपीरेशन पुल की वजह से अपवर्ड मूवमेंट हो रही है जो वाटर की, उसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। टू मच इंपॉर्टेंट, एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप का मतलब है ट्रांसपीरेशन पुल की वजह से जो वाटर ऊपर जा रहा है, उसके बाद कौन सी फोर्स लग रही है, जिसकी मतलब ट्रांसपीरेशन पुल को हम एक अनदर नेम भी दे सकते हैं, सक्शन फोर्स। सक्शन फोर्स। इन तीनों नामों में से तुम्हें कुछ भी पूछ सकते हैं, सक्शन फोर्स क्या है, ट्रांसपीरेशन पुल क्या है, एसेंट ऑफ सैप क्या है। एसेंट ऑफ सैप कोई फोर्स नहीं है, ये तो सिर्फ मूवमेंट है वाटर की, जो कि प्रेशर की वजह से ऊपर को लग रही है। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, उसमें स्ट्रॉ होती है, स्ट्रॉ से हम सक करते हैं, ऊपर को खींचते हैं तो अपने आप ही वाटर ऊपर आ जाता है, उसी तरह से इस कैटेगरी में है। जैसे ट्रांसपीरेशन पुल हुई, मतलब उसने वाटर को ऊपर खींचा, जैसे कि स्ट्रॉ से कोई चीज़ ऊपर खींची जाती है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसपीरेशन पुल वाला, और ये इसकी 3 थ्योरीज आपने कर ली, कोइजन एडिशन, ट्रांसपीरेशन पुल और रूट प्रेशर थ्योरी। ठीक है, अब बस एक और टर्म है लास्ट, ट्रांसपीरेशन तो स्टोमेटा से हो रही है, और स्टोमेटा गैसेस को भी एक्सचेंज करवाते हैं, जैसे CO2 ऑब्जर्व करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो कि हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 चाहिए, और रेस्पिरेशन में वो CO2 को छोड़ते हैं, फोटोसिंथेसिस में वो CO2 को ऑब्जर्व करते हैं। एक टर्म होती है ग्यूटेशन, ग्यूटेशन और ब्लीडिंग। ग्यूटेशन में भी वाटर, जैसे ये कोई लीव है, ठीक है, इनमें से बूंद बूंद करके ऐसे वाटर वेपर्स की फॉर्म में नीचे को गिरते हैं। ठीक है, वाटर वेपर्स की फॉर्म में लीव से नीचे गिरते हैं। डिफरेंस क्या है ट्रांसपीरेशन और ग्यूटेशन में? सिर्फ इतना ही है। तुम बोलोगे कि उसमें भी तो वाटर वेपर्स की फॉर्म में ही जा रहे थे, इसमें भी, दोनों में सेम चीज़ है, बस माइनर सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि उसमें तो हमने स्टोमेटा किया कि स्टोमेटा से वाटर वेपर्स बाहर निकल रहे थे, और जो ग्यूटेशन है इसमें कौन सी ओपनिंग्स होती हैं जिसके थ्रू वाटर बाहर निकलता है? हाइडेथोड्स, इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाइडेथोड्स भी पूछते हैं कि ग्यूटेशन कौन सी ओपनिंग्स के थ्रू होती हैं? हाइडेथोड्स। और उसके बाद ब्लीडिंग, ब्लीडिंग तो जब कोई कट लग जाए किसी प्लांट के ऊपर, जब कोई इंजरी वगैरह हो जाए, तो उसमें से जो भी सैप निकलता है, लिक्विड निकलता है, लिक्विड ड्रॉपलेट्स आते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग। ठीक है, तो इससे तुम्हारा ट्रांसपोर्ट ओनली वाटर का हुआ है। फूड का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है।
और एक चीज़ और, जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है अभी तक तुमने यही देखा कि वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा था, जिसको हम बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट। मतलब जो जाइलम है वो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करती हैं वाटर की, ओनली लोअर टू हायर साइड्स ही जाती हैं, और चाहे कितना भी बड़ा ट्री हो ये पूरी दूर दूर तक वाटर को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, हाइट कोई मैटर नहीं करती इनके लिए। यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट है अप टू हायर हाइट्स, ठीक है, कितनी मर्जी हाइट तक ये वाटर को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो हाँ जी, एक बार वीडियो को ध्यान से सुनना, अगर कोई डाउट हुआ तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।